बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज की जो क्लास है ना, ये आज की क्लास का असल मकसद जो है वो ना पेपर को क्रैक करना है। मैं आपको बताऊं, फिर वही बात है, ज़्यादातर बातें जो मैं आपसे करता हूँ ना, मेरी आप बीती हैं। मैं जब पेपर हल करता था ना मौके के ऊपर, मेरे साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं शायद FR2 का पेपर था, वो सॉल्व कर रहा था और ऐसे में सवाल, एक सवाल सीधा सीधा किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, एंड पे 3 सवाल लगे, एक 18 वाला, एक 17 वाला और एक 7 नंबर वाला। तो यानी मेजर पेपर अभी रहता था ना, मैंने गलत सवाल पे हाथ डाल दिया। उससे पहले मुझे लगता है मैं पास था, लेकिन वो सवाल जिसको मैंने करना शुरू किया, वो सवाल मुझे ले डूबा। 2 बातें बड़ी ज़रूरी होती हैं। एक तो आप सवाल अटेम्प्ट करो, वो जो सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, वो एक नुकसान तो ये देता है आपको कि आपका वो 17 नंबर वाला सवाल हल नहीं होता, लेकिन असल नुकसान वो नहीं होता। असल नुकसान ये होता है कि जब आपका पेपर करते हुए मोरल डाउन हो जाता है ना, तो वो 18 नंबर वाला सवाल खबीस बाकी 82 नंबर को भी नीचे लगा देता है। बस ये चीज अपने ज़हन में रखनी है कि वो 18 नंबर आपके 18 नंबर ही खराब करे, बाकी 82 ना खराब करे। मैं हमेशा इस बात का एडवोकेट हूं कि ICAP का पेपर सिर्फ स्किल का और नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये नर्व्स का भी टेस्ट है। ये नर्व्स का भी टेस्ट है। वो पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया होता है एग्जाम में, टेंशन में, कभी आप घर पे बैठे ना आराम से टांग पे टांग रख के सोफे पे उस पेपर को देखे तो आपको वो आसान लगने लग जाएगा। उस एग्जाम सिचुएशन में वो बड़ा मनहूस मुश्किल लगता है। सर असल में तारी किया होता है अपने ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुश्किल नहीं होता, होता है, लेकिन यकीन मानो उसमें से 50 नंबर लेने मुश्किल नहीं होते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप को वो पेपर मुश्किल लगा, प्रॉब्लम ये है कि वो पेपर उतना मुश्किल नहीं था कि आप 100 में से 50 भी ना ले पाते। जो आज का मेरा टारगेट है ना, 2 पेपर मैंने आपको कराने हैं। मैंने आपको असल में पेपर को क्रैक करना सिखाना कि यार पेपर को आप इस तरह से देखें कि पेपर आपको समझ आना शुरू हो जाए। मैं ना आपको इससे भी पहले, मोहम्मद अली आप प्लीज़ क्लास में ही रहिएगा ज़रा, आप क्लास में ही रहिएगा ज़रा। तो हमारी जो थीम है वो ये है कि यार पेपर को क्रैक कैसे करना है। मैं आपको 2 4 5 बातें करने लगा हूँ, शायद आप कहें कि ये कोई बड़ी मुश्किल बात है। अच्छा जी, मुझे ज़रा बताइएगा, क्या आपके ज़हन में ये एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल आना है? यस और नो? चलो जी, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में क्या आपके ज़हन में ये एक्सपेक्टेशन है कि बिजनेस का न्यूमेरिकल आना है? बिजनेस का न्यूमेरिकल आएगा या AOP का न्यूमेरिकल आएगा? समहाउ बिजनेस की एडजस्टमेंट पूछी जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% है। यस और नो? अच्छा जी,
सैलरी के चैप्टर में से सैलरी का न्यूमेरिकल आना है या सैलरी के चैप्टर में से सवाल आना है? क्या इसमें डाउट है या ये 100% है? चलो, अच्छा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इन 3 चैप्टर में से सवाल आना है 5 से 8 नंबर का। इसमें डाउट है या 100% है? 100% है कि 5 से 8 मार्क्स का सवाल इसमें से आना। रिटर्न असेसमेंट अपील, चैप्टर 14, 15, 16, इसमें से सवाल आना है। इसमें डाउट है या 100% है? अच्छा जी जनाब, 14, 15, 16 100% श्योरिटी है कि इसमें से सवाल आना है। सर सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल डाउट है या 100% श्योर है? 100% श्योर है मान। सेल्स टैक्स की थ्योरी डाउट है या 100% श्योर है? सर जी बात यह है कि मैं पिछले 10 साल की बात की बेस पर ये नतीजे निकाल चुका हूँ। अच्छा, आपके पेपर में मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर कोई जो पेपर आना है, जो सवाल लाजमी आने हैं, जो पेपर आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक कर लें, टाइम कम है, मेरा तबीयत ख़राब थी, वो तबीयत की वजह से मैं पढ़ नहीं सका, अचानक अभी ठीक हुई है, अब मैं पढ़ने लगा हूँ। इस तरह की बातें जनरली बच्चे करते हैं ना। सर मैं कहता हूँ इस पेपर के अंदर कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। ये आप लोगों को भी 100% पता है कि इसमें से सवाल आया कि आया। सर समझ आ रही है? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें भी ये पता है, और जो रिपीट कर रहे हैं उनकी तो आप बीती है, उन्हें तो बड़ी करीब से इन सवालों को महसूस किया है। सर आपको वैसे कोई सवाल पढ़ने में भूल जाता है, आई कैब में बंदे ने बैठ के सवाल पढ़ा होना वो नहीं भूलता सर, ठीक हो गया। इस सारे सिनेरियो में इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको अचानक एक फॉर्मूला बताऊं और आप कहेंगे कि मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये ना फैला के पेपर बनाता है। वो अजीब सी एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है कि हम कभी जाते थे ना नान लेने, तो घर वाले कहते थे यार छंड के नान लो, आई फैला के ज़रा नान लगाना, फैला के लगाओ नान ताकि वो नान बड़ा हो। अच्छा, ये जो पेपर होता है ना टैक्स का, ये फैला के पूरे सिलेबस पे बना होता है। इसमें चैप्टर 1, 2, 3 में से सवाल लाजमी आना है, हेड्स ऑफ इनकम में से सवाल लाजमी आना है, 14, 15, 16 में से सवाल लाजमी आना है, सेल्स टैक्स में से सवाल लाजमी आना है। आप जब देखते हैं तो आप कहते हैं यार फिर रह की गया। अब बच्चे का दिल चाहता है कि सर मुझे 4 चैप्टर बता दें कि बेटे ये 4 चैप्टर कर लो तुम पास हो जाओगे। ये जो कहता है वो झूठ बोलता है। मैं आपको असल में मेंटली टफ करना चाहता हूं। सबसे पहली बात है कि ये जो 100% आने हैं इनको तैयार करना चाहिए, और अगर आप इसको तैयार नहीं कर पाते किसी भी वजह से, तो अगला स्टेप ये है कि उस पर रिस्क ले लें। मिसाल के तौर पे 14, 15, 16 चैप्टर तैयार नहीं कर रहे तो मैं ये कहूँगा कि यार 14 और 16 तैयार कर लो, 15 पे रिस्क ले लो। है रिस्क, क्या पता 15 में से आए। लेकिन अगर आपने नहीं तैयार किया तो जिसमें से कंफर्म सवाल आना है उस पर तो नहीं ना बनता कि बंदा उसको घर से ही छोड़ के जाए। उस पर आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। अच्छा, हम चाह ये रहे हैं कि आप मेंटली टफ हो जाएं, और अगर फिर भी सवाल आ जाए तो ज़हन में ये बात सोचेंगे यार कितने मार्क्स का है, 8 नंबर का नहीं चाहिए, मैं बाकी 92 में से पास हूँ। जिस बच्चे के अंदर ये मेंटल टफनेस होती है ना, वो पेपर निकाल जाता है।
क्योंकि फिर वही बात है कि एक एवरेज प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए पेपर पास करना मुश्किल नहीं होता। ये बात पेपर करने के 1 घंटे बाद उसे खुद भी समझ आ जाती है। उसी बच्चे को जिसका पेपर फेल हुआ होता है ना, उस बच्चे को पेपर करने के 1 घंटे बाद खुद भी समझ आता है कि यार ये पास करना मुश्किल नहीं था, मैंने कुछ गलती कर दी। सर इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये टॉपिक्स हैं, ये सवाल आने ही आने। आपको ये सवाल, ये टॉपिक्स, ये एरियाज आने चाहिए। हम एक पेपर ऑटम 24 का जो पिछली अटेंड में आया उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात ये कि ये पेपर में कुछ ऐसा नहीं है कि जो बंदा कहे कि ओ ये क्या हो गया, अंडरस्टूड है, क्या क्या सवाल आने। दूसरा ये कि यार पहले 15 मिनट की गेम क्या है, पहले 15 मिनट की गेम क्या है, हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सबसे पहली बात है अपने कॉन्फिडेंस का ख्याल रखना। मैं बार बार ये चीज़ सारे बच्चों को कहता हूँ कि यार आपको जितना भी आता है, जब आप ये जो टाइम है आपका, ये फुल मेहनत करने का है, लेकिन पेपर से 1 दिन पहले अपने कॉन्फिडेंस का ख्याल रखें। जो आप पेपर से 1 दिन पहले एक अननोन सवाल हल करने के चक्कर में, मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पेपर से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले एक अननोन सवाल हल करने चले जाते हैं। यार ये बच्चा, सर मैं बड़ा परेशान हूँ, ये सवाल मैंने न्यूमेरिकल हल किया, इसका सलूशन कैसे टैली नहीं कर रहा, बता दें। मैंने कहा ये पास पेपर है, कहते नहीं। मैं कहा ये मेरी किताब में किधर है, कहते सर ये आपकी बुक का नहीं है। मैं कहा अच्छा, ये सर फलां इंस्टीट्यूशन का मॉक था, मैंने वो हल किया। अच्छा जी, अब सर बड़ी परेशानी है, मुझे तो सारा सैलरी आता था, ये तो मेरी फिगर ही सारी गलत है, प्लीज़ आप बता दें। भैया अब ये रेलिवेंट टीचर से पूछो ना जिसने बनाया है। सर वो तो अवेलेबल नहीं है। तो चूंकि अब आप अवेलेबल हैं, आपकी गलती है। अच्छा चलो ठीक है, दिखाओ सवाल। देखा सवाल में गलती है, और सवाल आइडेंटिफाई किया, यार ये तो सवाल बनाने वाले ने ही सवाल गलत बनाया है। पता चला कि उन टीचर ने नहीं सवाल बनाया, ये उनके भी टीए ने बनाया। सर क्या हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि हम किसी टीचर के टीए ने जो गलत सवाल बनाया है उस पर अपने आप को एवेल्यूएट करें? अब मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? फिर मैंने जेन्युइनली बताऊं, मैंने तंग आकर, मेरे पास कोई इस तरह की चीज़ आती, मैं उस वक्त माजरत कर लेता हूँ, क्योंकि यार मैं पौना घंटा 1 घंटा जो है वो ज़ाया करके उस सवाल को करेक्ट कराऊँ, नहीं मेरा बनता यार। आपको वो सवाल हल नहीं करना बनता। आपके पास मतलब अगर आप पिछले 10 साल के ICAP के पास पेपर हल करके नहीं ना आप शेर हुए, तो ये फिर वो कहते हैं ना, दो ही इसको शेयर करेगी और कोई चीज़ नहीं कर सकती। पॉइंट है ना सर, आप 10 साल 10 ICAP के अटेम्प्ट्स हल करके बैठे हुए हैं, ये काफ़ी है। तो इस चीज़ को प्लीज़ नोट करके रखें। मैं इस मौके पर आपको ये ज़रूर कहूँगा कि यार किताब में जो सवाल है, पास पेपर के जो सवाल हैं, पिछले 10 साल बड़े होते हैं, 20 अटेम्प्ट्स हैं, हाँ आपकी किताब में है, करें। ICAP का पेपर डाउनलोड करके वहाँ से करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पर्सनली अपनी किताब में जो सवाल हैं उनको ज़्यादा वो करता हूँ। मैं शुरू में काफ़ी सरदर्द लगा कर अब मैं इस नतीजे पर पहुँच चुका हूँ कि किसी दूसरे की टीचर की किताब की गलतियों को मैंने ठीक नहीं करना। वो अगर आपने किसी दूसरे टीचर की किताब को पंगा लिया है तो फिर उससे अजियत में भी आप ही आएँ, प्लीज़ मुझे उस अजियत का हिस्सा ना बनाएं। ये मैं ये चीज़ कर चुका हूँ और मैंने ये चीज़ सीख लिया ओवर द पीरियड। और अगर आप
मतलब मेरी बात मान रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार आप आई के सवाल करो, ख़त्म होगी बात, मैं हाजिर हूँ उसके लिए। पिछले 10 साल की जितनी अटैम्प्ट्स हैं सबके लिए हाजिर हूँ। तो अपने कॉन्फिडेंस का ख्याल रखें, कोई ऐसा सवाल ना करें जिससे आने की बजाय कॉन्फिडेंस ही चला जाए। कोशिश करना होता है लास्ट पीरियड में, ख़ास तौर पे जब आप रिवीजन फेज़ में चल जाएं, जैसे तकरीबन अब आपका रिवीजन फेज़ शुरू है ना, इसमें नई चीज़ को ना छेड़ें, जो किया है उसको कवर करें। अनलेस आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया था या आपने कहा था मैं बाद में कर लूँगा, उसको देखें। अनलेस वो वाले एरियाज जो आपको हाईलाइट किए गए हैं, बताए गए हैं, उसको देख लें। अनलेस ये कि आपने खुद 4 या 6 अटैम्प्ट्स की कुछ चीज़ें सवाल नहीं कराए हुए, उसको देखें। किसी नए चीज़ को, किसी नए टॉपिक को, किसी नए सवाल को, किसी नए सोर्स को ना देखें। आपका दोस्त आपको कह रहा है ये देखिए यहाँ पे सेल्स टैक्स बड़ा आसान लिखा हुआ है, आप अपना सारा कुछ छोड़ के वहाँ से सेल्स टैक्स पढ़ने लग जाते हैं, ये बेवकूफ़ी है। मैं ये नहीं कह रहा, आपको चाहिए आप जिस सोर्स के साथ कनेक्टेड रहे हैं अभी उसकी तरफ चले ना, क्योंकि अभी इस वक्त आप हिलेंगे ना अपनी असल से तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं ऐसा ज़िंदगी में मैं फेल हो चुका हूँ कि एक किताब मैंने पढ़ी, आखिरी 15 दिन मुझे एक दोस्त ने कहते दूसरी किताब पढ़ो, इस किताब से नहीं पास होना, मैं दूसरी पढ़नी शुरू कर दी, मैं फेल हो गया। वो जो मैं पहली पढ़ रहा था उससे भी पढ़ के बच्चे पास हो गए, जो मैं दूसरी पढ़ रहा था उससे भी पढ़ के बच्चे पास हो गए। तो मैंने नतीजा निकाला जो एक किताब पे रहा है वो पास हो गया, मैं 2 पे गया हूँ, मैं फेल हो गया। ऐसा होता है सर, ये मेरी अपनी आप भी थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैं ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जिनको मैं आपको प्लीज़ कह रहा हूँ कि यार ये ना आप, ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपको अपने आप को बार बार कहना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब बहुत अच्छा है, कर रहा हूँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ पर गलती हो सोचें 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कटेंगे, कोई बात नहीं, बाकी में से मैंने पास होना है। ये चीज़ आपने अपने आप को समझानी। उसमें चुप करके मेहनत करते रहना भी ठीक है, लेकिन उसमें उल्टा अपने आप को डिट्रैक्ट कर लेना वो घड़े में गिरने वाली बात है। मैं इतना आपसे कमिट कर रहा हूं कि यार मैं आपके लिए अवेलेबल हूं टिल द डेट ऑफ एग्जाम। टारगेट क्या है? अब अगली जो बात आपके साथ करनी, कॉन्फिडेंस वाली बात हो गई कि अपने कॉन्फिडेंस का ख्याल रखें, उसको नीचे नहीं आने दें। अगली जो बात है वो है पहले 15 मिनट में क्या करना होता है। ये क्रूशियल होते हैं, जो कि पेपर आपके हाथ में आता है और आप खासे नर्वस भी होते हैं ना उस वक्त, पहली बार आपने वो पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो आप इनिशियली उसको देखते हैं कि यार ये आपके सामने पेपर आया, आप फौरी तौर पे पेपर शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके पेपर तो शुरू किया है, और यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा और उसमें आपने कहा कि ये टैक्सेबल इनकम ऑफ सलीम खान बताएं। अच्छा, ये छोटा न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद आपने कहा ये अरसलान है, सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, ये क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस अरसलान का बताएं। आप गौर करें मैं क्या देख रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग इज अ वेल्थ स्टेटमेंट, और रिक्वायरमेंट क्या है जी, रुस्तम की वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, लाल बख्श टैक्स फाइलर मेड द फॉलोइंग डिस्पोजल्स। कंप्यूट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स फॉर द टैक्स ईयर 2024। सर जी कौन सी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम। अच्छा, ये चार्जेबल टू टैक्स वाली बात बताइए, और टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है, दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू FNTR। रीजंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैकेजिंग मशीन। अच्छा, पता नहीं अब ये क्या है, मुझे ये सवाल, मैं पहले 15 मिनट में हूँ, जो कैफियत है आपको बता रहा हूँ, मुझे इस सवाल का पता नहीं चल रहा। इतनी समझ आ गई कि इसका ताल्लुक हेड्स ऑफ इनकम से है, इतनी समझ आई है बस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आया हूँ,
ये कीनिया है, और कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ जावेद। हाँ जी, assume that all information in the scenario remains the same except that Javed has started his job in Kenya। अच्छा जी, ज़ाहिरन टैक्सेबल इनकम है और कीनिया का जिक्र भी है, तो फिर पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम टाइप की कोई चीज़ है ये। बहरहाल इनकम टैक्स है, टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद आ गया नफीस एंटरप्राइजेस। ये तो पूरा सवाल है, करेक्ट रेट ऑफ इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, 19 मार्क्स का। फिर आ गया सरमाया एसोसिएट्स, सेल्स टैक्स पेबल, 20 मार्क्स का। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, आसिम मीर है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट के तहत बताएं रिक्वायरमेंट ऑफ टू फाइल सेल्स टैक्स रिटर्न, पावर ऑफ द कमिश्नर इन द अबव सिनेरियो। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो क्या पावर है, ये क्वेश्चन नंबर 7A, ये सेल्स टैक्स की थ्योरी का सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 7B, वो कहता है कौन से डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे WS और HS की तरफ से। लिस्ट डाउन द फैक्टर दैट आर रेलिवेंट फॉर अ CA फर्म इन इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट्स। अच्छा, ये तो चैप्टर नंबर 3 है। 4 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्सेस चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 1। ये भी सेल्स टैक्स की थ्योरी का सवाल है। ये मैंने अभी ये हार्डली 5 मिनट हुए हैं, मैंने मोटा मोटा असेस किया है कि किस किस एरिया से सवाल आया है। देखो चैप्टर 1 और 3 से आया सवाल, सेल्स टैक्स की थ्योरी का सवाल आ गया है। सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है 20 नंबर का, इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है 19 नंबर का, और बड़ा ज़्यादा सवाल ये पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम का सवाल है, हेड्स ऑफ इनकम है। फिर वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी असल में 14, 15, 16 में से क्या आया है, ये आया है। कितने मार्क्स का है, 7 नंबर का। ये आया चैप्टर 4 में से रेजिडेंट पर्सन, ये 4 नंबर है, और ये सैलरी का है। अच्छा, अब पहले 5-7 मिनट में मैंने ये समझ लिया कि यार इसने पेपर टेस्ट कहाँ से किया है। एक तो मैंने इससे पहले एक डिस्कशन करके आपको ये ज़हन बना दिया आपका कि यार ये वाले सवाल तो आने ही आने हैं, हर बार आते हैं, आपकी बारी भी आने हैं। उसमें कोई ऐसी कोई ट्रिकी बात नहीं है कि यार उसके लिए आप कहें कि यार ये कैसे आ गए, वो तो आने ही हैं। आपके इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल, सेल्स टैक्स की थ्योरी, इनकम टैक्स चैप्टर 1 to 3, रिटर्न असेसमेंट अपील और हेड्स ऑफ इनकम से रिलेटेड सवाल, यही सवाल आने होते हैं, यही हर बार आते हैं। आप पेपर में देखेंगे यही सवाल आपको मिलेंगे। हाँ, अब इस सवाल में इनिशियल रीडिंग करके जब आपने ये देख लिया तो इसमें ना कैटेगरी बनाते हैं। मैं आमतौर पे इसमें कैटेगरी बनाता हूँ कि यार कौन से सवाल ऐसे हैं जो कि दस्ती करने चाहिए, फ़ौरन करने चाहिए, मुफ्त के नंबर हैं। मैं अगर उसमें कैटेगराइज करूँ तो मैं सबसे पहले ये वाला सवाल करूँगा। ये 8 नंबर बिल्कुल मुफ्त के हैं। ये 8 नंबर सीधे सीधे रट्टे वाले सवाल हैं। सेवन की बात करूं तो ये 4 नंबर बिल्कुल रट्टे वाले सवाल हैं।
सबसे पहला टारगेट आपका होगा थ्योरेटिकल पार्ट, रट्टे वाले सवाल जो आपको आते हैं उनको पकड़ लो और उनको छाप दो। होगा क्या, आप गौर करेंगे कि साइकोलॉजिकली भी मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ। सर जी जब आप 8 नंबर का सवाल अपने पेपर पे उतारते हो ना, आपको पता होता है ना मेरा ठीक हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है। आप पहले हाथ ही न्यूमेरिकल करने शुरू कर देते हैं, उसकी पहली एडजस्टमेंट आपको ना आती हो, आप ठुस हो जाते हैं। क्या करना है, सीधे सीधे सवाल पकड़ने हैं पेपर में। मैंने 8 नंबर के सवाल पकड़े, सबसे पहले इसको छापा। ये 4 नंबर के सवाल देखा, इसको किया। हालांकि ये वाला सवाल भी सीधा ही है कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा इशू करना है, लेकिन मैं अभी इसकी तरफ नहीं जाता। ये बड़ा न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ें। ये भी बड़ा न्यूमेरिकल है, इसको भी छोड़ें। ये भी वर्किंग है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 3, रेजिडेंट वाला पार्ट है, बिल्कुल आसान है, आपकी ग्रिप है, आप देखते ही कर सकते हैं। इसको कर लीजिए। 8 और 4 12 और 4 16, ठीक है। ये आपने सवाल किया, उसके बाद आपने देखा यार मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यार मैंने कौन कौन से सवाल करने। पहले तो सीधे सीधे सवाल जो अंदर आ सकते हैं नंबर, पहले मैं वो खींचूंगा। ये पेपर आम रूटीन से थोड़ा सा मुश्किल था। आम तौर पे 20 नंबर के करीब, 20 से 25 नंबर ऐसे ज़रूर होते हैं जो सीधे सीधे मार्क्स लेने वाले होते हैं, लेकिन इस पेपर में सिर्फ वो वाले नंबर तकरीबन 12 थे। तो जितने भी थे वो पकड़ेंगे। स्टेप 1 के थ्योरी वाले सवाल से नंबर हासिल करना। इसके बाद आप आ जाओ दूसरे स्टेप की तरफ। अब जो छोटे न्यूमेरिकल हैं वो करने हैं। अच्छा, छोटे न्यूमेरिकल या छोटे सवालों में सबसे पहले मैं सैलरी को रैंक करता हूँ कि सैलरी वाला सवाल रिलेटिवली आसान होगा, वो करें सर। क्वेश्चन नंबर 1, फिर उसके बाद वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ये छोटे, पहले रट्टे वाले सारे निपटा लिए, अब छोटे सवाल जो हैं वो करने हैं। सैलरी का 7 नंबर का सवाल कर लिया। ये वेल्थ स्टेटमेंट है। जो बच्चा वेल्थ स्टेटमेंट 2 घर से बना के गया हुआ था, यकीन माने ये हलवा थी। कर लिया। जब आपने ये 7 और 7 14 कर लिए, तो 16 और 14 आप 30 नंबर का पेपर हल कर चुके हैं। उसके बाद आप आ गए, मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन 3 को देखा, वो किया। क्वेश्चन 4 वो किया, और उसके बाद फुल फ्लैश न्यूमेरिकल। अब एक तरफ सैलरी का न्यूमेरिकल है, एक तरफ बिजनेस का न्यूमेरिकल है। ये दोनों तरह के न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट कोई भी हो सकती हैं जो आपको ट्रिकी लगे। ठीक हो गया। तो उसमें जनरली लोग प्रेफर करते हैं कि यार हम सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई, सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पहले कर लें। तो भाई पहले सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कर लें, बाद में सैलरी का न्यूमेरिकल कर लें। आइडियली ये तरतीब हो सकती है या होनी चाहिए। यार बात सुनिए, मैं इनसे जितनी देर में डिस्कस करता हूँ, स्प्रिंग 24 का जो पेपर है ना, उसके प्रिंट करवा दें। मेरे ख्याल 50 कॉपियाँ करा दें तो काफ़ी रहेंगी।
सर समझ रहे हैं बात? मैं वही बात है कि आज का दिन उस तरह टेक्निकल डिटेल्स में जाने वाला दिन से ज्यादा आपको मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है। यार एक पेपर को पकड़ के उसको क्रैक कैसे करना है, पेपर को पकड़ के उसको उसमें से अपने हिस्से के 50 नंबर कैसे निकालने हैं, यकीन माने हर सवाल, अच्छा हर सवाल के अंदर कोई ना कोई लूच जरूर होता है। कोई बात नहीं, ज़हन में रखेंगे 10 नंबर के सवाल में 2 नंबर का होता है मसला, कोई बात नहीं। 5 नंबर लेने बड़े आसान होते हैं, 10 में से 5 नंबर लेने आसान होते हैं। और आसान सवालों में आप 10 में से 7, 7.5 इसलिए लेते हैं कि कोई मुश्किल सवाल पड़ जाए तो उसमें 10 में से 3 भी आए तो बाद में वो कवर होके 50 बन जाए। सर समझ आ रहा है? ये इसकी बेसिक थीम है। लो सर, आप एक पेपर तो आपकी किताब में है जो लेटेस्ट है, उससे पिछले अटेम्प्ट का पेपर मैं आपको भी प्रिंट करा के दे रहा हूँ। आप ना ये 2 से 3 पेपर एक बार देख कर जाएं। जब आप वो पेपर देखेंगे ना तो आपको अपनी अटेम्प्ट का पेपर को एकदम आपके ऊपर से कोई बर्फ नहीं आगे गिर जाएगी कि अच्छा ठीक है इसी तरह का पेपर पहले भी आ रहा था, ये उसी की एक्सटेंशन है। आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप काम ये करें कि आप ऑटम 23 स्प्रिंग 24 का पेपर देखकर फिर उसके बाद ऑटम 24 का पेपर देखेंगे तो आपको वो लगेगा हाँ वैसे ही आ रहा है, और सेम उसी तरह ही फिर स्प्रिंग 25 भी होगा। तो ये एक पेपर से अगले पेपर में बहुत सी चीज़ें सिमिलर चल रही होती हैं। इस पेपर में एक ख़ास बात ये थी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट 20 नंबर का 22 नंबर का आता होता था वो नहीं आया। अच्छा अब सवाल ये क्या अब भी नहीं आएगा? इसका जवाब है ज़रूरी नहीं। वजह सुने, मैंने एक टीचर को ये बात कहते सुना है कि जी एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, 7-8 नंबर का थ्योरी का पार्ट है। सर जी पॉइंट ये है, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मेरा पॉइंट समझो बेटे। ये जो आपको 14, 15, 16 मार्क्स का वेल स्टेटमेंट का सवाल है ना, ये हर बार वेल स्टेटमेंट नहीं आनी। इसमें से अब अगली बार जो सवाल एक्सपेक्टेड है वो कौन सा सवाल होगा? लाजमी बात है वो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। वो आपसे पूछेगा कि जनाब फॉर एग्जाम्पल किन केसेस में हमें कमिश्नर अपील के पास जाना चाहिए और किन केसेस में हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिए। एग्रीड असेसमेंट क्या है ये बात पूछेगा वो क्या होगा सर? थ्योरेटिकल पार्ट होगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये वाले जो 7 नंबर पिछली बार एब्सोल्युटली न्यूमेरिकल आए हैं, अगली बार एंटिसिपेटेड यही है कि ये क्या आएंगे, ये 7 से 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी। अब 10 मार्क्स ये हो गए थ्योरी के, सेल्स टैक्स के हो गए 10 से 1 मार्क्स, 7-8 नंबर किसके हो गए 1, 2, 3 के। तो भैया ये वही फिर 20 से 30 मार्क्स की थ्योरी हो गई। तो 20 से 30 मार्क्स की थ्योरी जिसको अच्छे से आती हो वो बच्चा पेपर में काफ़ी आगे निकल सकता है। ये अनयूजुअल बात थी पिछले अटेम्प्ट के पेपर में, और मैं आपको इस पेपर की हवाले से ही ये बता रहा हूँ कि भैया आप अगली बार पेपर में ये देख रहे होंगे, ये वाली चेंज एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, और अगली बात आपको बतानी है, हाँ ये वाला जो सवाल आया पेपर में ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल था। जो सवाल ये है इसी तरह का टेबल बना हुआ सवाल 2 अटेम्प्ट्स पहले आया था। तो ये सवाल देखने में जो आपको एकदम ऐसे लगा कि ये सेल्स टैक्स की थ्योरी का अनयूजुअल सवाल है, जिस बच्चे ने पास पेपर किए हैं वो हंस के कहेगा शुक्र है ये आ गया, पहले मैं ये करूँगा।
हलवा था। क्यों सर? 2 अटेम्प्ट्स पहले ही बिल्कुल ऐसे ही टेबल बना हुआ था, इसने टेबल भी वही उठा के बना दिया। बहरहाल मैं एक बार ना डेबिट और क्रेडिट नोट आपको दोबारा डिटेल से बता दूं कि कन्फ्यूजन ना हो। सर जी जब आप एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? डेबिट, डेटर और क्रेडिट, और जब सेल रिटर्न होती है तो क्या करते हैं? डेबिट और कौन सा नोट इशू होता है? सर समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर उसके बाद जब परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेजेस को डेबिट करेंगे और क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। जी डेबिट क्रेडिटर, क्रेडिट भाई कॉपी को कितनी देर है? नहीं कहें कि वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, डेबिट परचेजेस, क्रेडिट क्रेडिटर। ये परचेज रिटर्न के केस में कौन सा नोट इशू होगा? इसको ये कह सकता हूं कि परचेजर डेबिट नोट इशू करेगा और ये सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा। और इसके बाद अगली बात हमने क्या कही थी? इसके बाद अगली बात हमने ये कही थी कि अगर आपने वैल्यू बढ़ानी है, यहां पर तो सेल रिटर्न हो रही है ना, अगर डेबिट या क्रेडिट नोट इशू होना है और वैल्यू बढ़नी है, जैसे अभी सवाल में कहा था अगर वैल्यू बढ़ानी है तो क्या होगा? अगर वैल्यू बढ़ानी है तो सप्लायर डेबिट नोट इशू नहीं करेगा बल्कि सप्लायर क्रेडिट नोट इशू नहीं करेगा बल्कि डेबिट नोट इशू करेगा वैल्यू बढ़ाने के लिए। इसी तरह परचेजर डेबिट नोट इशू नहीं करेगा बल्कि क्रेडिट नोट इशू करेगा। सर ये टोटल ये क्रक्स है। इसकी अंडरस्टैंडिंग रखते हुए जब आप इस टाइप का सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। और जाहिर बात है अगर लायबिलिटी को देखना फिर रिलेटिवली आसान हो जाता है। अगर परचेजेस बढ़ रही हैं, याद रखिए कि लायबिलिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है, परचेजेस बढ़ रही हैं तो इसका मतलब यह है कि इनपुट टैक्स बढ़ रहा है और इसका मतलब यह है कि लायबिलिटी कम हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो आउटपुट टैक्स बढ़ रहा है, लायबिलिटी। यार समझ आ रही है? तो डेबिट या क्रेडिट नोट है, इम्पैक्ट तो बिल्कुल आसान है कि आपने देखना है कि परचेजेस बढ़ रही हैं या सेल्स बढ़ रही हैं। सर जी ये हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 1 तो मैंने आपको करवा दिया हुआ है, वैसे मैंने रिवीजन सेशन में कराया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, 3 भी कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें
यार जब भी वो आपको पूरे साल का पूरा हाल बता देना तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर बताना होता है इफ्स एंड बट्स के अलावा। अब आप जरा देखिए, सॉरी जी। अच्छा, एक जुलाई से 15 अक्टूबर 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में रहा है, 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक यूएई में रहा है, 1 जनवरी से 26 जनवरी तक पाकिस्तान में रहा है, फिर 27 जनवरी से 2 मार्च तक फिर यूके रहा है, और फिर 3 मार्च से 30 जून तक। अब आपके पास 2 मुल्क 3 आ गए, यूके, यूएई और पाकिस्तान। आपने बगैर टाइम वेस्ट किए इन तीनों के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लें। सर जी जुलाई के 31 हैं, अगस्त के 31 हैं, सितंबर के 30 हैं, सर जी ये ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं ना कर रहा मैं, नीचे भी आना है यूके में। यूए की बात करें, अक्टूबर के 16 से शुरू करूंगा ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 16 प्लस नवंबर के पूरे 30 हैं, दिसंबर के 31 हैं जी। पाकिस्तान के 26 एक है, मार्च के कितने हैं, 31 में से 1 और 2 निकाल देना, 29, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 जी। अच्छा, अब यूके के ये भी हैं 27 जनवरी से 2 मार्च तक। जनवरी के कितने हैं, 27, 28, 29, 30, 31, 5 नहीं बन रहे। फरवरी के 29, मार्च के 2 जी। स्टेप नंबर 1, क्या वो सरकारी मुलाजिम है, नो। स्टेप नंबर 2, क्या फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान, फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है, नो। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, क्या वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट है या किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा है, पाकिस्तान का सिटीजन है, यस, किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट नहीं है, किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो समझा जाएगा कि वो पाकिस्तान का। अब ये इसका जवाब बनता है। सर समझ आ रही है, ये इसका जवाब बनता था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, द फॉलोइंग इज द वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ रुस्तम मिर्जा फॉर द टैक्स ईयर 2023। 5000 शेयर्स इन अ लिस्टेड कंपनी, फिर रेजिडेंशियल हाउस इन मलीर, फर्नीचर एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स, पर्सनल कार, बैंक बैलेंस है, कैश है, लोन है। आपने क्या करना होता है, एक तरफ बनानी होती है वेल्थ स्टेटमेंट और दूसरी तरफ क्या बनानी होती है,
वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, आपके पास ओपनिंग आ गया 6915,000। ग्रॉस सैलरी कितनी है? 3.6 मिलियन ग्रॉस सैलरी है और 4,35,000 टैक्स है, ऐसा ही है। इसका इम्पैक्ट इधर प्लस कर दें और इधर माइनस कर दें। 1,000 नए शेयर से लिस्टेड कंपनी के 80 के हिसाब से परचेज किए हैं। मार्केट वैल्यू 5,000 थी। हेल्ड वॉज द मार्केट वैल्यू 5,000 प्रीवियसली हेल्ड वॉज 375,000। सर फर्क नहीं पड़ता, आपने 1,000 शेयर और खरीद लिए हैं, कितने के? 80 के हिसाब से, तो प्लस 80,000 कर देंगे, ठीक हो गया। तो आपके पास शेयर्स इतने आ जाएंगे। न्यू कार ली है, ट्रेड इन स्कीम के तहत डिफरेंशियल है 12 लाख रुपए का, तो भाई पर्सनल कार में क्या कर दो, 12 लाख ऐड कर दो। लोन रीपेमेंट की है, 4 लाख रुपए का लोन कम कर दो। पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं? 26 लाख है। गिफ्ट कितना है? 35,000। आपने इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें इनकम स्टेटमेंट में डाली हैं, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डाली है इनकम स्टेटमेंट वाली चीजें, और एसेट्स वाली चीजें। एक एडजस्टमेंट भी ट्रिकी नहीं है। हाँ, मसला किधर आना था पता है? बैंक और कैश में। सिर्फ एक एडजस्टमेंट उसने कैश की कही है। बाकी जो एडजस्टमेंट्स थी वो सारी बैंक की थी। रेजिडेंशियल हाउस, जी 1850,000 प्लस 12 लाख बताइएगा। जी मुझे बताइएगा 1850,000 प्लस 12 लाख 30। अच्छा जनाब, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, नई कार वाली एडजस्टमेंट हो गई, पेमेंट लोन कम कर दिया, पर्सनल एक्सपेंस गिफ्ट हो गया। अच्छा जी, मुझे ये वाली फाइनल फिगर बताइएगा। ये फाइनल फिगर बताइएगा। 7,445,000। जो वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वही यहां पर भी होगा, 7,445,000। अब एक शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था, ये बैलेंसिंग फिगर ले लो, जरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। 7,445,000 में माइनस कर दो 440, माइनस 440,000, माइनस कर दो 45 लाख, माइनस कर दो 5,20,000, माइनस कर दो 3050,000 और माइनस कर दो 30,000 और प्लस कर दो 4 लाख। जी
यार एक चीज है थोड़ी सी उसको देखने की जरूरत है। जी बताइएगा, एक चीज है, ये प्राइस डिफरेंशियल है ना, ये अभी भी पेबल है। तो ये 12 लाख यहां पर क्या होना है, अभी भी माइनस आना है। अब कीजिएगा, अब उसका कोई हल नहीं है। नहीं इनके पास जी 50 सर जी ये बैलेंसिंग फिगर है। इस 7 नंबर में से 5 नंबर लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। मैंने शॉर्टकट किया है, बैलेंसिंग फिगर ली है। अगर पूरा भी करें तो 10 से 12 मिनट में ये हो सकता है। लो सर ये था हमारा, इससे अगला पार्ट शुरू करते हैं। लाल बख्श a tax filer made the following disposal during the tax year 2024। एक अप्रैल 2024 को ही सोल्ड अ पैकेजिंग मशीन फॉर ₹9 लाख। The machine was exclusively used for packaging product exported to Middle East. The machine was purchased on 1 April 2023 at a special discounted price of 792,000. The book value of the machine at the time, at the time of sale was 696,220. पैकिंग मशीन थी, the machine was used for packing product exported to the Middle East. The machine was purchased on 1 January at a special discount of 792. Book value of the machine at the time कितना था, 696. लाल बख्श डिक्लेयर ऑल द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अंडर द FTR। सर ये FTR के तहत इस एक्सपोर्ट प्रोसीड को डील करता है। सर ये पहला पॉइंट है, मैं ज़रा सारे कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। 14 फरवरी 2024 को कटिंग मशीन UAE एक्सपोर्टेड अ कटिंग मशीन टू द UAE against proceeds of 3.5 million. The machine was used in manufacturing goods sold domestically in Pakistan. The cost and tax WTV of the machine was 2.2 million and 950,000 respectively. जी कटिंग मशीन कितने की एक्सपोर्ट की है, 3.5 लाख रुपए की। कॉस्ट और WTV कितनी थी, 2.2 मिलियन। सर जी ये जरा पॉइंट देखिएगा, ये डिस्पोजल ऑफ डेप्रिशिएबल, ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, 30 जून 2024 को इसको इंश्योरेंस क्लेम मिला है 17,50,000 रुपये का एज ए लमसम पेमेंट फॉर अ डिस्ट्रक्शन बाय फायर ऑफ एंटीक मंगोलियन वेज। वेज 1 was purchased on 1 जुलाई 2023 for 925,000। वेज 2 8,20,000 रुपये का ख़रीदा था। एट द टाइम ऑफ फायर जब आग लगी मार्केट वैल्यूज़ की 975 और 9 लाख थे। इंश्योरेंस क्लेम 1725 का मिला है। सर वो कह ये रहा है कि कितना गेन लॉस हुआ। सर जी बिल्कुल यही सवाल आपने किया हुआ है। कैपिटल गेन पास पेपर क्वेश्चन नंबर 6,
एग्जैक्टली यही सवाल है। निकालते हैं, अटेम्प्ट में रेफर करूं। स्प्रिंग 20, यही वाला सवाल है ना, सिर्फ यहाँ पे वेज लिखा हुआ है, वहां पे स्कल्पचर था, बिल्कुल सेम सवाल है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 का पार्ट 4, 15 जून 2024 को ग्रे पैरेट था, 3 लाख रुपए का इसने बेच दिया, इसने खरीदा 2,25,000 का था। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे इस सवाल के बारे में बच्चों ने पूछा था पेपर के बाद कि वो सर तोते का क्या करना था। सर जी, स्टेप नंबर 1, क्या ये कैपिटल एसेट है? चूंकि तोता बिजनेस एसेट तो नहीं है, क्या ये कैपिटल एसेट है? कैपिटल एसेट देख लेते हैं, कैपिटल एसेट क्या होता है सर जी? जो डेप्रिशिएबल ना हो, नहीं है। जो इन्वेंट्री ना हो, या पर्सनल मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट नहीं होता, यही पढ़ा है ना। पर्सनल मूवेबल एसेट में जो 12-8 रिलेटेड आइटम थी, इसमें तो नहीं आ रहा, तो भैया असल में ये पर्सनल मूवेबल एसेट है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है सर। ना ये कैपिटल एसेट है, ना ये बिजनेस एसेट है, तो इसका गेन लॉस रिकॉर्ड होना ही नहीं था। सर समझ आ रही है? जिस तरह, अब सुने, अच्छा ज्यादातर बच्चों ने वैसे इसको कैपिटल एसेट के तौर पे ट्रीट किया है। सर जी, कैपिटल एसेट की जो तीसरी एक्सेप्शन है, पर्सनल मूवेबल एसेट, ये उसमें फॉल करता है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं था। जिस तरह यूज्ड पर्सनल यूज्ड कार होती है, आप उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं? आपने गाड़ी बेच दी है, यूज्ड कार है, तो भाई वो आप उसको किसी भी हेड में टैक्स नहीं करते, इसी तरह इसको भी किसी भी हेड में टैक्स नहीं करना था। अच्छा, 1 मई 2024 को ही सोल्ड 6,000 शेयर्स इन गार्लिक लिमिटेड 70% 70 रुपये के हिसाब से। इंसिडेंटल चार्जेस भी हैं, 0.5% ऑफ द सेल प्रोसीड। अच्छा, 52% शेयर्स किसके पास है? टर्किश गवर्नमेंट के पास है, जिसका मतलब है ये कौन सी कंपनी हो गई? जिसका मतलब है ये क्या हो गया सर जी? ये सिक्योरिटी हो गई। सिक्योरिटी को क्या ट्रीट करना है? सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे। उसने कहा था जी अमाउंट चार्जेबल, तो सारे केसेस को लहदा डील करके इस पर बनाना था। एक डिफरेंट बात है जो आपको नहीं पढ़ाई हुई या आपसे नहीं डिस्कस हुई हुई, वो यहाँ पर लिखी है, वो सुन लीजिए, बाकी तो सारी बातें आपको। सर जी, अब जब आपकी इनकम ही एफटीआर इनकम होती है ना, तो आप कोई खर्चा इनकम में से माइनस करते ही नहीं है। आपकी इनकम एफटीआर इनकम होती है तो आप कोई खर्चा इनकम में से माइनस करते ही नहीं है। तो आपने यहां पर जो यहां अब देखना जरा ट्रीटमेंट, अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट को एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका क्या रूल पड़ा था? सेल प्रोसीड कितनी थी? 3.5। कॉस्ट कितनी थी? 2.2। टैक्स डब्ल्यूटीवी कितनी थी? 9 लाख। तो भैया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे जी, बताइएगा। 2.2 मिलियन माइनस 9,50,000 जी जी। कॉस्ट में से एक्यूमुलेट। अब उसने क्या कहा है? अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हम सेल प्रोसीड को किससे रिप्लेस कर देंगे? आपकी ये कितनी आएगी? यहां पर कितने का गेन आएगा?
22 लाख में से 950 लेस कर दें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसे करना था पॉइंट 2। अब पॉइंट 1 देखो, अगर किसी बंदे की इनकम ही FTR है तो इसका मतलब है उसने कुछ भी माइनस नहीं किया हुआ। अगर उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई तो इसका मतलब है कि बेचा 9 लाख का, 792 डिस्काउंटेड प्राइस थी, बाकी मुझे आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा प्लीज। ये इसका गेन आएगा। अब मेरा पॉइंट समझो। आप मुझे कहेंगे सर जी ये तो कॉस्ट है, आपने इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों माइनस नहीं की, पूछेंगे ना। मैं इसका जवाब दूंगा कि सर वो FTR है, उसने माइनस की ही नहीं थी। यही सवाल उसने अलहदा से भी पूछा, डिस्कस द रीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पैकिंग मटेरियल मेड इन ए अबव। भाईजान चूंकि वो FTR था और वो वाली डेप्रिसिएशन माइनस हो ही नहीं रही थी, इस वजह से यहां पर नहीं आई। ये एक ट्रिकी पॉइंट था इस पूरे 100 नंबर में से, जो कि ICAP की किताब में नहीं था, लेकिन ये एक टैक्स की अंडरस्टैंडिंग से हल हो सकता था कि भाईजान अगर कोई खर्चा माइनस ही नहीं हुआ तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी नहीं आया, तो फिर गेन लॉस जब निकालेंगे तो भी उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मोहम्मद अली भाई अब किस चीज़ का इंतज़ार है? अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, 1 जुलाई 2023 में जावेद, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ट्रेवल्ड टू कीनिया टू स्टार्ट अ न्यू जॉब बट रिटर्न टू पाकिस्तान ऑन 25 नवंबर 2023 ड्यू टू हिज फादर डेथ। ड्यूरिंग हिज स्टे इन कीनिया, जावेद अर्नड अ सैलरी इक्विवेलेंट ऑफ ₹4 million, from which tax equivalent of 8 lakh was withheld and deposited with Kenyan Tax Authority. Following his father's death, he decided to join the family business. Meanwhile, he received rental income from a flat in Kenya starting 1 जनवरी 2024। द रेलिवेंट डिटेल ये सब मौजूद है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मंथली रेंट जो है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल था 3.5 लाख, उसने कितना कहा है? 3 लाख। स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2024 द फेयर मार्केट रेंट था 2.5 लाख, इसने कितना कहा है? 3 लाख। हमने अलहदा अलहदा हायर लेना है। पहले 3 माह का कितना बनेगा? जी 9 लाख हम हायर ले लेंगे। दूसरे केस में सर जी 2.5 लाख को करें ना, कीजिएगा सर क्या बन रहा है? 7,50,000 और 3 लाख का भी कर लें। हम कौन सा लेंगे?
ऊपर वाला 4 महीने है। हाँ जी भाई, ऊपर वाला 4 है, नीचे 2 है जी। ₹14 लाख, 12 लाख। हम कौन सा लेंगे? हायर। दूसरे केस में 5 लाख और हम कौन सा लेंगे? 6 लाख। चलो जी, अब 14 लाख एक हो गया, 6 लाख एक हो गया, टोटल कितना हो गया? 20 लाख। जी सर जी, 14 और 6 20। इस ये तो किराए की डिटेल थी। In addition to above, Javed purchased a factory building along with a plant in Karachi for 120 million starting 1 February. It has started to lease out for a monthly rent of 30 lakh. Considering the nature of the installed plant, the factory requires renovation every 3 years. Before renting the factory building, Javed incurred renovation expense of 10 million. जी अच्छा जी, ये तो असल में है फॉरेन सोर्स इनकम। कौन सी? ये जो रेंट है। अच्छा जी, ये और ये चला जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और ये है कौन सी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। जावेद ने सैलरी अर्न की है 4 लाख की, ये भी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम है, सॉरी। और उसका टैक्स कितना कटा है? अच्छा जी, मैं एक बार पहले रिपेयर ना निकाल लूं। रिपेयर कितना होता है सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में? सर रिपेयर तो होगा 20%। कितना बनेगा? 4 लाख। फिर प्रॉपर्टी टैक्स ये भी माइनस होगा, कितना? 4 लाख। फिर इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज पेड टू अ बैंक इन कीनिया। जी, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज, इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज। सर जी, ये जो मॉर्टगेज था इसका इंटरेस्ट माइनस करना है, बिल्कुल करना है। कलेक्शन चार्जेस, सर जी इसका 4% ले लीजिए, 80,000। और ये कितना है? 90। कौन सा लेंगे? लोड। तो भाई 80,000 लेस कर देंगे। ये कितना आ गया? सर जी ये उल्टा 80,000 माइनस में आ गया, लॉस आ गया। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस आ गया। अच्छा जी, अब सैलरी की बात करूं तो सैलरी तो सीधा सीधा है, फॉरेन सोर्स सैलरी कितनी थी? 4 मिलियन। ये टैक्सेबल हो गई है, एग्जाम्प्ट होगी। भाई जान फॉरेन सोर्स सैलरी कमाई, उस पर जो टैक्स है वो कट के मिला, और वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को ये तो एग्जाम्प्ट है। तो फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट है। फॉरेन जो है वो फॉरेन सोर्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसमें लॉस है। और तीसरा क्या आ गया? हाँ, अब पाकिस्तान सोर्स इनकम का जरा एक्सरे कर लेते हैं। In addition to above, Javed purchased a factory building along with the plant in Karachi for rupees 120 million starting from 1 फरवरी 2024. It has been leased out for a monthly rent of rupees
3 million considering the nature of the installed plant। सर जी मसला ये है कि इसमें रेंट कितना वसूल हुआ है? सर जी 3 मिलियन है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा जी, फिर उसके बाद रेनोवेशन एक्सपेंस कितना है? सर रेनोवेशन 3 साल में एक बार होता है, तो रेनोवेशन एक्सपेंस 10 लाख का था, डिवाइडेड बाय 3 करके इनकम में से माइनस करूंगा या पूरा माइनस करूंगा? सवाल समझ में आया? सर जी इसका जवाब है कि भाईजान इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होती है। तो भैया इसका मतलब ये है कि इनकर्ड रेनोवेशन एक्सपेंस जो है वो उसमें आपने इस तरह की कोई चीज नहीं करनी। डेप्रिसिएशन देखिएगा, बिफोर रेंटिंग आउट द फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग को रेंट आउट करने से पहले जो रेनोवेशन का खर्चा किया है वो है, उसको तो छोड़ दें। जब रेंट आउट किए उसके बाद से रिलेटेड जो खर्चा है वो माइनस होना है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हमने एक सवाल आपको क्लास में कराया था, उसमें भी ये बात बताई थी। एक तो ये 3 साल बाद होने वाली फैक्टर है, दूसरे नंबर पे भाईजान आप, मुझे याद है एक सवाल मैं आपको बताता हूँ सर। हमने कहा था कि आपने एक मकान किराए पर लिया है जिसका 40,000 रुपया किराया, और ऊपर वाले पोर्शन को आपने आगे किराए पर दे दिया। तो हम क्या करते थे उसमें? सर जी जब आपने वो जगह किराए पर दे दी है तब से किराया लेस करते थे, याद है? इसमें भी जब आपने ये किराए पर दी है उसके बाद से जो खर्चा है वो लेस करना। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई यहां पर ये वाला 10 मिलियन लेस नहीं होना था। अलबत्ता सर डेप्रिसिएशन माइनस होनी है, यस और नो? कितनी डेप्रिसिएशन थी सर? 120 मिलियन की फैक्ट्री। जावेद परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट इन रुपीज 120 मिलियन। 120 मिलियन की फैक्ट्री है और किराए पर चढ़ाने के लिए उसने उसको क्या किया है? ये कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। 130 मिलियन है, कितने परसेंट होता है बिल्डिंग पर? इसको 10% कर दीजिए, 13 मिलियन माइनस करने की इजाजत होगी। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना था 2 मिलियन। और सर समझ में आ गया? ये था सर, बस इसी को ही टोटल करके लिखना था। एज्यूम ऑल इंफॉर्मेशन इन द सिनेरियो रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट जावेद हैज स्टार्टेड हिज जॉब इन कीनिया ऑन 1 जुलाई 2022 इंस्टेड ऑफ 1 जुलाई 2023। हाउ वुड दिस ऑल्ट्रेशन इन द स्टार्ट अफेक्ट योर रिस्पॉन्स इन द पार्ट ए? रिवाइज्ड कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड। भैया अगर इसने काम 1 जुलाई 2023 से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2022 से शुरू किया होता तो क्या होना था? सर आपको एक बात बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ना था। अगर 1 साल पहले से वो होता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसने इस सवाल में आपको थोड़ा सा वो करने की कोशिश की कि आप बताएं कि जी क्या फ़र्क पड़ेगा अगर वो पिछले साल से कीनिया में होता। कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। वो कहता है ऑल्ट्रेशन जो है उसकी वजह से कोई चेंज आना ही नहीं था, ना सैलरी इनकम में
ना प्रॉपर्टी में, ना ही अदर सोर्स में। अच्छा जनाब, 3 नंबर में सिर्फ ये लिखना था कि कोई फर्क नहीं पड़ना था बस। सर जी 5 करवा चुका हूँ, 6 करवा चुका हूँ, 7 हो गया, 8 और तो रट्टे वाला सवाल था। सर जी बस हो गई है, खुदाई कसम ज्यादती हो गई है। अब मैंने सोचा नहीं था, वैसे सही बताऊं मैंने ये डिस्कशन प्लान नहीं की थी। मैंने सोचा था सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू सिखाऊंगा। मैंने ये लंबी चौड़ी डिस्कशन तो प्लान की, मैं तो आज टेक्निकल डिस्कशन नहीं सोची थी, सिर्फ हैंडलिंग पेपर की आपको सिखाने का सोचा था। मैं क्या चलो कर लेते हैं, करते 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 पूरा पेपर ही हो गया। सर एक बार जरा ये पेपर ओवरऑल देखें, 5 मिनट में ये ना एक बार पेपर देखें और फील लें कि यार इस तरह का पेपर आपको आए तो आप किस हद तक तैयार हैं और किस किस एरिया पे मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ 5 मिनट इस पेपर को देखिए। आपकी किताब का सफा नंबर क्या है? पेज नंबर लिखा हुआ है कोई? सबसे आखिरी 4-5 सफे हैं। सर जी 472। मेरे कहने पर एक बार सिर्फ पेपर देखें, 5 मिनट आपके पास है, असेस करें। स्प्रिंग 2024 का पेपर, मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि इमीडिएटली पिछली अटेम्प्ट से ज्यादा, उससे पिछली अटेम्प्ट का पेपर आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट होता है। बिल्कुल पिछली अटेम्प्ट उतनी रेलेवेंट नहीं होती, पिछली से पिछली अटेम्प्ट ज्यादा रेलेवेंट होती है। सर समझ आ रहा है? जिस तरह पिछली अटेम्प्ट में वेल्थ स्टेटमेंट आया है, टू मी वेल्थ स्टेटमेंट इस बार आने के चांसेस रिलेटिवली कम हो गए। ये नहीं कि नहीं आ सकता, आ तो सकता है, हर चीज आ सकती है, लेकिन एक पैटर्न होता है जिस पर हमें ट्रस्ट करना पड़ता है। लो सर, जब आप इस पेपर को देखते, तभी मैंने पिछली अटेम्प्ट का पेपर आपको थ्रू आउट सारा डिस्कस कराया, कुछ चाहते हुए और ना चाहते हुए फिर सारा करा दिया। लेकिन ये वाला पेपर असल में मैंने रखा हुआ था कि जो आपको मैं एक बार व्यू दूंगा, यार ये आपके साथ इस तरह का कुछ होने जा रहा है, आप वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सवाल आपने देखा, सबसे पहले जब आपने इसको देखा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते साथ ही आपने कहा भैया ये एओपी वाला सवाल लग रहा है, जमशेद एंड सुल्ताना के नाम से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखा, सैलरी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखा, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रेजिडेंशियल स्टेटस। अब देखो रेजिडेंशियल स्टेटस 2 अटेम्प्ट्स में कंसेक्यूटिव आया है ना, तो कसम नहीं खाई जा सकती कि नहीं आएगा, लेकिन चांस रिलेटिवली कम होता है। आया भी तो उसकी नेचर डिफरेंट होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, respond to a notice to Commissioner Inland Revenue. I prefer to settle the case by filing an order of settlement before the Assessment Oversight Committee. Ghaffar Baksh agrees with the AOC's Assessment Oversight Committee के साथ एग्री करे तो क्या होगा, डिसएग्री करे तो क्या होगा। सर ये फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इशफाक रेजिडेंट, यार अब मेरे साथ चल लो ना यार। इशफाक रेजिडेंट फाइलर है, 1 2 3 4 4 बातें हैं। वो कहता है अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है और डॉक्यूमेंट्स दैट इशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। सर जी कैपिटल गेन की सारी डिस्कशन है, 8 और 3 11 मार्क्स। डॉक्यूमेंट्स विच इशफाक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कैपिटल हेड में कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए, चैप्टर 15 में से ये वाली बात उसने पूछी है। मुश्किल नहीं है, जितने के शेयर बेचे हैं उसकी रिकॉर्ड, जितने का शेयर खरीदा उसका रिकॉर्ड, जो
कमीशन दिया उसका रिकॉर्ड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स फॉर उस्मान, डिस्कस वेदर उस्मान इज रिक्वायर्ड टू फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। 5 नंबर का सवाल है, चैप्टर 14। क्वेश्चन 5 का पार्ट बी, डिस्कस द इम्प्लीकेशन फॉर ए रिगार्डिंग इट्स ब्रांचेस इन कुवैत एंड सीरिया, यानी फॉरेन सोर्स इनकम। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी, फराज है जिसकी ये प्रॉपर्टीज हैं और वो कहता है टोटल इनकम को कैलकुलेट कीजिए, ये कैपिटल गेन है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वेदर आर फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज टैक्सेबल एक्टिविटी। बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है, ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटी हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन अंडर द प्रोविजन एंड रूल में ब्रीफली एक्सप्लेन द चार्जेबिलिटी और एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स। और पार्ट सी है, Commissioner having jurisdiction if satisfied that a registered person has issued fake invoices for basis for। आ रही है ना ज़हन में बात? चलो फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7, ये सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, जब मैंने ये पूरा पढ़ लिया, आइडेंटिफाई करना है पहले पहले मुझे क्या क्या फॉरेन कर लेना चाहिए। मेरे मुताबिक ये 2 तो मुझे दस्ती कर लेने चाहिए 8 नंबर। सर बेसिस फॉर सेट, ये यार ये तो आना चाहिए ना सस्पेंशन वाला, ये 4 नंबर पक्के हैं। Bakir Associate acquired packing material worth 6 लाख for its product आर ही did not deposit the related। सर जी अगर टैक्स नहीं जमा कराया, दूसरा थर्ड स्केड्यूल अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी है। सर जी सीधी सीधी डिस्कशन है, 2 नंबर 3 नंबर। ये भी मैं इसको फर्स्ट कैटेगरी में लिखता हूँ जिस सवाल को मैंने जल्दी टपा देना है। सर जी ये 5 नंबर के सीधे सीधे सवाल थे, ये वो थे, ये सारी वो चीज़ें जिसको मैंने फौरी कर देना है, गौर करो। फिर उसके बाद आ गया उस्मान इज रिक्वायर्ड टू फाइल 5 नंबर, ये फौरी करना है। 5 का पार्ट ए, असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी वाला जो सवाल है 5 नंबर सीधा सीधा है। रेजिडेंट पर्सन 4 नंबर सीधे, ये छोटे छोटे सवाल हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अच्छा जी अब आ जाओ ज़रा, मैं इनिशियल रीडिंग में मैं पहले 15 मिनट में आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि 5 और 4 9 मुझे आता है, मैं आराम से सबसे पहले ये करूँगा। फिर उसके बाद ये 5 नंबर रट्टा है, ये मैं पहले करूँगा। फिर उसके बाद ये 5 नंबर रट्टा है, मैं पहले करूँगा। फिर उसके बाद ये 5 नंबर मैं पहले करूँगा, ये 4 नंबर मैं पहले करूँगा, ये 8 नंबर में। आप इनिशियली 8 और 4 12 और 5 17 और 5 22 और 5 और 9 36 नंबर का पेपर सीधा रट्टे वाला आसान पेपर है। मैं आपको बताऊं अगर आप आधे घंटे से 45 मिनट में ये 36 नंबर कर गए, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सर आप ट्रैक पे आ जाएंगे ना, आप खुद सोचें कि आप 45 मिनट बाद आपको ये हो गया यार अल्हम्दुलिल्लाह 36 नंबर तो मेरे कंट्रोल में है, 36 में से 30 तो कहीं नहीं गए यार, फिर क्या 65 में से 20 भी नहीं लोगे यार। और सर जो अभी जो बाकी सवाल है ऐसा नहीं कि वो नहीं आते, वो देखे नहीं है अभी गौर से। और सर जब हम उसको करेंगे तो इतनी तो बात नहीं है कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल में बिल्कुल ही 0 आ जाए।
या इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में या सैलरी का सादा सादा डिस्कशन है उसमें से नंबर ना आए। अभी ये सवाल तो सीधा है, ये तो वो है जो सीधे सीधे मैंने छाप देने हैं। अब जब आप पेपर को हल करने लगेंगे सर, आप साइकोलॉजिकली एक बार ऊपर आ गए ना पेपर में कि 45 मिनट में मैंने 30 नंबर कर लिए हैं, आप साइकोलॉजिकली ऊपर आ गए, यकीन करें आप पेपर पास कर लेंगे। आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये पेपर निकल जाएगा। जब आपने ये सोचा एक बार पेपर में, फिर आप सवाल हल करने लगेंगे, आप कहेंगे यार मैं सैलरी का न्यूमेरिकल फड़का देता हूँ, ये तो आसान ही होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने कैपिटल गेन करेंगे, तो कैपिटल गेन सवाल पढ़ेंगे, सवाल हल करेंगे, करने वाला सवाल है, ऐसा नहीं कि आप कहेंगे जी बिल्कुल ही हवा में उड़ गया। सवाल करेंगे, सवाल पार्ट्स हमने कराए हुए, बिल्कुल सिंपल सवाल है। फिर उसके बाद आ गया पार्ट बी, फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, मैं तो आपको कहा रट्टे वाले सवाल ही 36 नंबर के थे जिसने आपको 30 दे देने थे। अगर उसमें से आपको मिसाल के तौर पे 36 में से 16 नंबर का नहीं आता तो भी परेशान नहीं होना, 20 का आता है, उसमें से 16 ले लोगे कोई बात नहीं, 16 आ गए कोई बात नहीं। आपका न्यूमेरिकल एरिया स्ट्रॉन्ग था, थ्योरी का एरिया वीक था, कोई बात नहीं। आपकी फिर आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरे जोन से होगी। वो वाला बच्चा, और हमारे यहाँ बहुत सा ये वाला केस है कि चूंकि थ्योरी वीक होती है बच्चे की, बच्चे 4 थ्योरी के सवाल देख के ना उसके माथे पे पसीना आ जाता है और वो कहता है यार अगली बार ना मैंने रट्टा लगाना है पूरी किताब। पेपर में बैठे हुए पहले 10 मिनट में उसकी ये हालत होती है। नहीं, आपको 30 नंबर की थ्योरी आ गई है, उसमें से 15 नंबर आते हैं, कोई बात नहीं। बकाया 85 नंबर, बकाया 70 नंबर का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है ना, करो। और अगर आपसे पेपर में न्यूमेरिकल भी हारना हो तो फिर वापसी भी आते हुए ये नहीं कहना कि मैं थ्योरी की वजह से फेल हूं, फिर आपको आता ही नहीं था, फिर आप फारग हो। यार देखो ना, आप मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो। मेरे मुताबिक देखो यार, हर बंदे की स्ट्रेंथ होती है। अभी इस वक्त जो बच्चा है, ज्यादातर बच्चा ये कहता है कि सर जी थ्योरी नहीं, रट्टा नहीं लग रहा। मैंने तो इस दुख की वजह से आपको क्या कह दिया यार, टॉपिक वाइज बताया किस किस को याद करो, बाकियों को बस देख लो समझ लो। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं यार, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखना। अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग हो और सवाल आ जाए यार टूटा फूटा कुछ तो लिखोगे ना, 10 में से 10 ना आएंगे तो 6 आ जाएंगे, चलो ना होने से ये बेहतर है। लेकिन जहां पर आएगा न्यूमेरिकल, वहां पर आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वहां पर फिर आपको मार्क्स लेने हैं। सर समझ आ रही है? ये डील होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा जिसको 36 में से 16 नंबर नहीं आते, कोई बात नहीं, वो 20 में से 15 नंबर ले ले, 16 नंबर ले ले जो आते हैं, और उसके बाद फोकस किधर करें? न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे, आप हैरान होंगे कि न्यूमेरिकल बड़े आसान थे। ये वाला न्यूमेरिकल वॉज वेरी इजी। 16 मार्क्स में से, इसमें से 16 में से 14 लेना कोई मुश्किल नहीं था। ये कल न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को दिया था, क्या मुश्किल था इसमें? इस 16 में से 14 नंबर लेना मुश्किल ही नहीं था। आपने उसके बाद इस 8 नंबर, ये 11 नंबर थे। लेट्स से आपने चैप्टर 15 नहीं किया हुआ, डॉक्यूमेंट्स वाला उसमें से है, छोड़ो लानत भेजो, 8 में से तो 6 लो। कैपिटल गेन, यार 50 नंबर की गलती कर सकते हो, 50 नंबर बड़े होते हैं, यानी आप 50 नंबर की गलती करके भी पास हो सकते हो। तो मैं आपको 2 बातें सिखाना चाह रहा हूं, ये चीज भी मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूं कि यार एक तो टेक्निक है, दूसरा ऑन द स्पॉट इवैल्यूएशन है कि यार मैं भी गेम से बाहर नहीं हुआ,
मुझे 10 नंबर का नहीं आता, मैं भी गेम से बाहर नहीं हुआ। मुझे इस न्यूमेरिकल में 2 एडजस्टमेंट नहीं आती, मैं भी गेम से बाहर नहीं हुआ। अपने आप को समझाना है, मैं भी गेम से बाहर नहीं हुआ। मैं कोशिश करता हूं दूसरे सवाल है उसमें से नंबर निकल आएंगे, चूंकि जो रट्टे वाला सवाल होता है ना, वो होता है वन लाइनर, वो रीडिंग टाइम में ही अपना आप दिखा देता है। अब मिसाल के तौर पे वो रट्टे वाले सवाल में मिसाल के तौर पे कंपनी की डेफिनेशन पूछ लेता है 6 नंबर की, या वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट पूछ लेता है 5 नंबर की। अब आपको वो नहीं आती। अब अगर वो आपको नहीं आती तो आप जितने भी ज़हीन हैं और समझदार हैं, आप उसमें से कोई निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो आपको आता ही नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर सैलरी का न्यूमेरिकल आ गया है तो वो आपको जितना भी ना आता हो, आपको हाथ पाँव मारेंगे, कुछ 4-6 आइटम्स लिखेंगे ना, कोई 12 में से कुछ 5, 6, 7 नंबर तो आराम से निकल आएंगे। न्यूमेरिकल के सवाल में मार्जिन होता है मार्क्स लेने का, अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, नॉलेज की बेस पे, कॉन्सेप्ट की बेस पे। ये वाला मार्जिन उसमें नहीं होता थ्योरी के सवाल में। थ्योरी के सवाल की अच्छी बात यह है कि ये दस्ती हो जाता है, और अगर आपको आता हो तो सबसे पहले थ्योरी का सवाल करना चाहिए। न्यूमेरिकल में छोटे न्यूमेरिकल पहले करने चाहिए और उसके बाद बड़े न्यूमेरिकल्स पे आना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि यार आप पेपर निकाल सकते हो, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं आप पेपर पास कर सकते हो। पेपर को हैंडल करना आना चाहिए विद द एवरेज लर्निंग, विद द एवरेज स्किल, एवरेज नॉलेज जो आपके पास है, वो आपको एक अच्छी एग्जाम टेक्निक के साथ पेपर थ्रू करा सकती है। और मैं अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि यार बहुत से बच्चे में कहते हैं वो सर मेरा दोस्त था वो तो हमेशा मुझसे पढ़ता रहा, वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। अब आपको समझ नहीं आती कि वो क्यों पास हुआ। सर मैं बताता हूँ, उसको पेपर हैंडल करना आपसे अच्छा आता था, उसको 75 में से 50 नंबर लेने आते थे, आपको 90 में से 50 नहीं लेने आए। तो भाई सिर्फ आपको ये सिखाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि यार पेपर को हैंडल करना एक आर्ट है। आपने पेपर में पैनिक नहीं करना, आपने पहले 15 मिनट में जो थ्योरी का हिस्सा आता है उसको कवर करना है, उसको नोट कर सबसे पहले वो करना है। वो करने के बाद फिर छोटे न्यूमेरिकल्स या हेड ऑफ इनकम है वो करने हैं। हाँ सवाल ऐसा होगा, पैरेट वाला सवाल आ जाएगा, आपको नहीं पता होगा इसका क्या करना है, लानत भेजो, 2 नंबर का पार्ट है वो। अब आप दिमाग के अंदर तोता रख के बाकी 98 तो नहीं ना खराब कर सकते यार। इस चीज को सिखाना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको हेड्स ऑफ इनकम का सवाल आएगा, उसमें से 2 पार्ट्स नहीं आते होंगे, छोड़ दो, बाकी 3 आते हैं। 10 में 10 नंबर का सवाल है, 5 पार्ट हैं, 2-2 नंबर का 1 पार्ट है, 2 नहीं आते, छोड़ दो। 3 आते हैं, 6 नंबर तो अंदर आएंगे ना। 50 अपने पूरे करो, बस सलाम अलैकुम करो पेपर को। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे जो अगला स्टेप है इसमें वो ये है कि जब आप हेड्स ऑफ इनकम के सवालों में से निकल के आप फुल फ्लेज सवालों की तरफ आते हैं, बड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ आते हैं, तो अपने जहन में रखें यार होना है, एक आध एडजस्टमेंट मुझे नहीं आती हो, नहीं, वो एडजस्टमेंट आपको फेल नहीं करवा सकती। आपको एडजस्टमेंट नहीं आती, आपके 19 में से 16 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे, लेकिन एक एडजस्टमेंट की वजह से 19 में से 2 नहीं आएंगे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो एडजस्टमेंट को आपने अपने दिमाग पे तारी नहीं करना। हाँ रैशनली सोचना जरूर है। सैलरी का सवाल कर रहे हो, एकदम एक वो कहते हैं जी XYZ अलाउंस, आपने कहा यार ये मेडगोलियन अलाउंस तो मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं था, सर ने पढ़ाया ही नहीं है, अजीब आदमी है सर भी, ठीक है। उस वक़्त ये नहीं सोचने बैठ जाना, उस वक़्त ये सोचना है कि यार ये अलाउंस है, इसका मैंने कभी नाम नहीं सुना, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि ये काम करने के लिए है या काम करने के एवज है। अगर काम करने के बदले में मिल रहा है तो ठीक है, इसको इनकम में शामिल करके टैक्स कर देते हैं,
ठीक हो गया। तो जब आप पेपर में बैठते हो तो पेपर के सिनेरियो उस मौके पर आप नहीं करना जो करना। सर समझ आ रही है? तो आप उस वक्त लॉजिकली सोचना। जैसे पेपर में एकदम आ गया टैक्स हॉलीडे, अब वो कहें सर आपने टैक्स हॉलीडे बताया ही नहीं था। यार टैक्स हॉलीडे, टैक्स छुट्टी यानी टैक्स में कमी, इतनी तो यार अक्ल लड़ाएंगे ना मौके पे आप। ये उस वक्त भी ये वाली अक्ल चाहिए होती है। सर समझ आ रही है? आप उस सीट पर बैठ गए, ड्राइविंग सीट पर, अब जो फ़ायदा नुकसान है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं। हमने आपको हर लेवल पर इनेबल करने की कोशिश की है। ये वाला सेशन ख़ास तौर पे इसलिए होता है कि हम आपको इनेबल करेंगे। यार पेपर में 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर नहीं करते 70 में से 50 से ना, को बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको 70 नंबर का पेपर करते हो और वो 80% सवाल ठीक होता है तो फिर भी यार 7 8 56 बनते हैं यार। 70 का नंबर करते हो और तकरीबन 70% ठीक होता है तो भी 49 50 पर आप पहुंच जाते हो। और सर जब आप पास होते हो ना तो फिर मुंह पक्का बना के कहो कि मेरे तो 99 ही आए होंगे, पता नहीं, अब नंबर तो बताते नहीं आए क्या वाले। उसका जिसका मेरिट आया अगर उसका ना होता तो मेरा ही होता। क्योंकि पास तो आप जब हो गए तो क्या फ़र्क पड़ता है फिर 51 में और 99 वाले में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ बात यह है कि वो पास होना ज़रूरी है। और पास होने के लिए एग्ज़ाम प्रेशर से रिलेटेड सारी बातें, सिचुएशन हैंडलिंग से रिलेटेड सारी बातें, कॉन्फिडेंस अपने आप को दे के रखना है ना। यार अंडरस्टूड सवाल नहीं आते होते। मैं कहता हूँ 7 सवाल है ना, हर सवाल में छोटी छोटी चीज़ आपको ना आती हो आप तब भी पास हो सकते हैं। क्योंकि हर सवाल में अगर 3 नंबर की चीज़ नहीं आती और 7 नंबर की आती है और 7 में से भी आप 80% ठीक करते हैं तो आप 6 नंबर ले जाते हो। पॉइंट समझ आ रहा है? बस ये चीज़ है, पेपर में जो आता है उस पर जोर देकर उसमें से एक्सट्रैक्ट करना मार्क्स, अपनी बकेट में मार्क्स डालना, पास हो जाएंगे। सर मैं अब सारी डिस्कशन को जो आज हमने की उसको वाइंड अप करने लगा हूँ। कुछ बातें, सबसे पहली बात, अब से ऑनवर्ड जितने भी दिन हैं कुछ न्यू ट्राई ना करें। कुछ नया ट्राई नहीं करना। अगर आपने एक बार 2 बार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, गो थ्रू कर लिए, तो क्रैमिंग वाला एरिया जो मैंने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया उसके अलावा आप दोबारा सारा याद करने की बजाय प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस पास पेपर। एज्यूमिंग कि आप अब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं, वो वाला चैप्टर जो बिल्कुल जिसकी अलिफ बे आपको नहीं आती वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा या उसकी तो वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन जो आप रिवाइज कर रहे हैं उस एरिया पर क्या करें, किताब को आखिर से शुरू करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे करने लग जाएं और उसके बाद पास पेपर करने लग जाएं। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर कर जाते हैं उसके बाद एक बार देख लेंगे कौन सा सर ने कहा था क्रैमिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, वो करें और पेपर से उस चैप्टर को गुजारें आगे। सर समझ आ रही है? तीसरे नंबर पे मॉक मस्ट अटेम्प्ट करें। सर मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरे मुताबिक मॉक को अटेम्प्ट करना आपको जो सेंस देता है फुल पेपर को अटेम्प्ट करने की, ये 3 से 4 नंबर की वैल्यू ऐड करते हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि आपको आता है और आप कर सकते हैं और आप करेंगे इंशाल्लाह।
ये जो आप एक बार पढ़ते हैं उसके बाद दुखी हो जाते हैं कि यार मैंने पढ़ा था मुझे फिर भूल जाता है। सर वो भूला नहीं होता, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे ना कि पढ़ा और फिर भूल जाता है और फिर पढ़ा और फिर भूल जाता है, तो एक बार पास पेपर निकाल के देख के करना शुरू कर दें। आपको रियलाइज होगा कि आपको भूला नहीं होता, आपके दिमाग में होता है। जब आप उसे अप्लाई करने लगते हैं तो आपको आ जाता है दिमाग में। ये कुछ लोगों को लगता है कि भूल, अगर आपने किसी चीज को समझ के पढ़ा है ना, वो नहीं भूलती, वो आपके दिमाग में कहीं बैठी होती है। जब आपके सामने सवाल आता है तो फिर आप उसे प्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन आप कंफ्यूजन और परेशानी में ही रहते हैं कि मुझे भूल जाता है, मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ मुझे दूसरा भूल जाता है। अपना वो कॉन्फिडेंस दें, और कॉन्फिडेंस देने का तरीका क्या होता है? पास पेपर अटेम्प्ट कर लें। सर अगली बात, रीडिंग टाइम यूटिलाइजेशन। पेपर प्लानिंग, ये बहुत क्रूशियल है। मैंने आपको 2 पेपर्स और दूसरा पेपर ख़ास तौर पे आपको सेंस देने के लिए दिया है कि यार आप ऐसे पेपर देखेंगे ना, सफ़े पलटते जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि यार इसमें कौन कौन से इजी मार्क्स पड़े हैं। जो इजी मार्क्स पड़े हैं वो ले लें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मार्क्स थोड़े से मुश्किल भी होंगे ना, आप उनको भी आराम से अप्रोच कर सकेंगे। अच्छा जी, रीडिंग टाइम के बाद जब आप असेस कर लें, रीडिंग टाइम वाली पॉइंट में जो हमारा अगला पहलू है वो ये है कि यार आप असेस कर लें कि किस तरतीब से सवाल करने हैं, सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना और उसके मुताबिक सवाल करना। आसान सवाल पहले करें और डिसहार्ट ना हो। बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना। कब तक? जब तक आप पेपर हैंड ओवर ना कर दें। जब पेपर आपने हैंड ओवर कर दिया, फिर उसके बाद चाहे बैठ के डिसहार्ट होते रहे, क्योंकि जब पेपर के दौरान आप डिसहार्ट हो गए तो आपके अगले सवाल की परफॉर्मेंस इंपैक्ट हो जाएगी। हाँ, एक चीज और है, ये वैसे मैं बताता तो, आपका जैसे पेपर है ना, अक्सर आप नोट कीजिएगा जो आखिरी होते हैं ना, आखिरी सफ़े जो होते हैं उस पे ज़्यादा मार्क्स के पेपर होते हैं, और जो पहला सफ़ा होता है नॉर्मली उसने पहला सफ़ा डराने के लिए बनाया होता है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप उल्टा पेपर पढ़ना शुरू करें। भैया आपकी मर्जी है ना, आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना शुरू कर दें। सर समझ आ रही है? आप मेरे कहने पर ये करें। क्या करना है आपने? उल्टा पेपर पढ़ना शुरू करें। सबसे लास्ट वाला सवाल, अब आपने अगर अपने पेपर में सबसे पहले सफ़े नंबर 5 पर आके ये वाला सवाल पढ़ा, 4 और 4 8, तो आपके फौरन पॉजिटिव वाइब आएगी ना, यार ये तो हो जाएगा, अब आगे चलता हूं। और वो एक पहला मनहूस सवाल उसने सबसे पहले दिया होता है, वो बंदा सबसे पहले उसको देखता कहता अच्छा ये तो काफ़ी लंबा न्यूमेरिकल है, अगले सफ़े पर भी वही चल रहा होता है सर। वो एक 20 नंबर का बड़ा सा सवाल आपके ऊपर आते, आप भाई उस प्रेशर को ले ही ना, आपने तो 100 नंबर का पेपर हल करना है। तो क्या करें? पेपर उल्टा पढ़ना शुरू करें। और छोटे वाले सवाल जब आप पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। आप ये वाले सवाल पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ये तो हल्के हल्के आसान आसान से सवाल है। सर समझ आ रही है? तो एक टेक्निक ये होती है कि आप पेपर को उल्टा पढ़ना शुरू करें। और लास्ट है फाइट टिल द लास्ट मिनट। सर असल में होता ये है कि आप ना
पेपर में सारे सवाल आपको नहीं आ रहे होते, लेकिन आपने लगे रहना है, कोशिश करते रहना है, हिम्मत करते रहना है, अटेम्प्ट करते रहना है टिल द टाइम जब तक आपका आखिरी मिनट नहीं आ जाता। आपने अपनी पूरी एफर्ट करनी है। पेपर का आखिरी मिनट तक आपने कोशिश करनी है और मेक श्योर करना है कि आप उस पेपर में से जो मार्क्स निकाल सकते हैं वो निकाल लें। कुछ बच्चों के 2 सवाल पहले अच्छे होते हैं, वो खुशी इतने होते हैं उसके बाद वाला पेपर गलत कर आते हैं। तो ये जज्बात से ज़्यादा अक्ल वाला काम है। बहरहाल मैं बेसिकली आज के सेशन का असल मकसद आप लोगों को एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में बिठाना था और ये बताना था कि भाई ये होने वाला है। बहरहाल आपके पास 7 दिन है। मेरा अगर आप एक कहना माने ना, एक मासूमाना फरमाइश है, वो ये कि ये जो 2 अटेम्प्ट्स आपको मैंने जो कही है, एक ये अटेम्प्ट तो मैंने क्लास में भी करवा दी ना, ऑटम 24 की। ऑटम 24 वाला पेपर आज आपके हाथ से गुजर गया, इसको आज कवर कर लें। और एक आपने मॉक जरूर देना है और एक पेपर से पहले आपने स्प्रिंग 24 वाला पेपर हल जरूर करना है। आप में से वो बच्चे जो फास्ट ट्रैक में और जिनका 1 या 2 पेपर है, उन्हें तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो ऑटम 24 वाला पेपर आज लाजमी हल करें। भाई आपको नहीं ना आते टॉपिक, कोई बात नहीं, एक एक पेपर में बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन होती है जो आप सीखते हैं। और जो उसके अलावा जनरली जो स्टूडेंट हैं जिनके उससे ज़्यादा पेपर्स हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि यार एक मॉक और एक ऑटम 24, ये दोनों पेपर आपने अपनी ग्रिप में रखने हैं। ये दोनों पेपर किए बगैर आई कैप के पेपर में नहीं बैठना। मॉक इंशाल्लाह मैं खुद बनाऊंगा, यहाँ पर एग्ज़ाम डे की तरह हफ्ते वाले दिन 9 से 12 एक जिस तरह स्टैंडर्ड होता है उस तरह देना है। बच्चे आते हैं कैजुअली चिंगम खा रहे हैं, सासम ठीक बनाया हुआ है पेपर। आपके मशवरे का शुक्रिया सर जी। इधर आए और अपने आप को स्टूडेंट के तौर पे लेके आए, पूरा पेपर सॉल्व करें इसी ड्यू टाइम में, इसी सिचुएशन में, ताकि पता चले कि यार आप बिल्कुल सीरियस हैं। और एक ऑटम 24 वाला पेपर आपने हल करना पूरा 3 घंटे में, एक सिटिंग में, एक मॉक और एक ऑटम 24। लो सर जी। सर न्यूमेरिकल हल करते हुए क्या न्यूमेरिकल पहले पूरा रीड किया जाए? न्यूमेरिकल हल करते हुए क्या जरूरी है कि न्यूमेरिकल को पूरा पहले रीड किया जाए? इसका जवाब है बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़े, फिर उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल पढ़े। मैं अक्सर ये वाली एग्जांपल अपनी क्लास में बताता होता हूँ कि एक बच्चे ने न्यूमेरिकल सैलरी का शुरू किया और उसने कहा जी उसकी सैलरी 1 लाख है, उसकी फॉर एग्जांपल अलाउंस इतना है, और वो मल्टीप्लाई बाय 12 से करता जा रहा था और आखिरी लाइन में लिखा होता कि उसने 11 माह बाद नौकरी छोड़ दी। तो वो सारा कुछ जो आप 12 से मल्टीप्लाई कर रहे थे असल में उसने 11 से मल्टीप्लाई होना था। तो इस वजह से हमेशा सवाल पूरा रिक्वायरमेंट पढ़ें, फिर उसके बाद सवाल पूरा पढ़ें और फिर उसके बाद उसको शुरू करें। ठीक, और कोई सवाल? डन है सर जी? इंशाल्लाह अब आपसे मॉक वाले दिन मुलाकात होगी। मैं अवेलेबल हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़ें। मैं यहीं पे ही अवेलेबल हूँगा, आप जब चाहें मुझे बताकर SBI आ सकते हैं, जो पूछना पूछ सकते हैं। प्लान अब ये है कि 1 हफ्ते के लिए फुल फ्लैश तैयारी करें। मॉक वाले दिन इंशाल्लाह इमीडिएटली आफ्टर द मॉक एक डिस्कशन सेशन होगा, जिसमें मैं फिर दोबारा आपको ये सारी बातें बता रहूँगा कि भाई क्या क्या समझाया था और क्या क्या आपने किया, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती की, कैसे कैसे पेपर हल करना चाहिए था, किस तरतीब से, किस अंदाज से। ठीक हो गया? आज आपको कम से कम ये जरूर पता चलना चाहिए कि पेपर किस किस तरह आ रहा है और मैं किस तरह तैयारी कर रहा हूँ और मेरा क्या बनेगा। सर समझ आ रही है? अब मॉक वाले दिन मुलाकात होगी
और इंशाल्लाह मॉक डिस्कशन ऑन द सेम डे ही हम करेंगे। डन हो गया? अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। थैंक यू जी।